नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। 100 करोड़ रुपयों की वसूली के मामले में आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए, जिसके कुछ घंटों के बाद ही अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा। इससे पहले वो इस बड़े कदम की इजाजत लेने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पास भी गए थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटिल महाराष्ट्र के अगले गृह मंत्री होंगे। पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोप पर मुंबई हाईकोर्ट ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के सीबीआई द्वारा आदेश देने का काम किया है। ये आदेश आने के बाद गृह मंत्री स्वयं अनिल देशमुख जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब से जाके मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चलते हुए मैं अपने पद पे नहीं रहना चाहता, जिसको लेके पार्टी ने निर्णय लिया कि वे मुख्यमंत्री से जाकर अपना इस्तीफे के बारे में इस्तीफा दें। जब हमने पहले बात उठाई थी तो हमने एक बात और कही थी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खामोश हैं। शरद पवार जी कहते हैं मंत्री के बारे में फैसला मुख्यमंत्री करते हैं, और कांग्रेस और शिवसेना कहती है कि देशमुख जी के बारे में फैसला एनसीपी करेगी। आज तो कमाल ही हो गया। वो शरद पवार से अनुमति लेने गए और जाके मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा सौंपा। तो देश को क्या बताया जा रहा था? उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या हम ये मानकर चलें कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी? मैं बिल्कुल मानता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। बहुत चीजें इसमें से बाहर आएगी। मैं तो ऐसा कहता हूं कि जिसको अंग्रेजी में टिप ऑफ आइसबर्ग कहते हैं, उस प्रकार से ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें अभी बाहर आई है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, कई चेहरों के ऊपर से पर्दे हटेंगे और एक प्रकार से क्लींजिंग, एक प्रकार से सफाई ये इस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से होगी। तो ये कह रहे हैं तमाम बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री खामोश क्यों हैं, और जो बातें अब सामने आई हैं वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। अभी तो ये शुरुआत हुई है और अभी पता नहीं कितने राज अंदर अंदर छुपे हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, सुनील सिंह जो कि मौजूद है मुख्यमंत्री निवास पर, और सोहित मिश्रा। शरद पवार के खेमे में क्या हो रहा है, हलचल है वहां पे क्या? सुनील, जैसा कि अभी हमने आरोप सुना बीजेपी के खेमे से कि मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं और क्यों शरद पवार के वहां जाना पड़ता है अनिल देशमुख को इस्तीफा लेने के लिए, तो यहां पर क्या हलचल है और उद्धव ठाकरे के बोलने का इंतजार भी है? देखिए, बिल्कुल उद्धव ठाकरे के बोलने का इंतजार है, लेकिन वो बोलेंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरे इस प्रकरण पर चुप्पी साध रखी उसी दिन से। 10 मार्च को आखिरी बार इन्होंने इस पर एक बयान जारी किया था, और वो भी कह दिया था कि सचिन वजह को लादेन जैसा प्रचारित किया जा रहा है। बाद में उनका यह बयान ही उल्टे मुंह गिरा और सचिन वजह एनआईए द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए पूरी आतंकी साजिश को प्लांट करने के आरोप में। और इस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें तो मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो खुद सचिन वजह है, क्योंकि परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाया है कि सचिन वजह के जरिए अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट रखा था। तो जो पूरा राजदार है वो सब कुछ या सबूत हम कह सकते हैं इसमें वो सचिन वजह है, और सचिन वजह एनआईए की हिरासत में है। तो मामला जो है वो बहुत कुछ अभी एकदम से उभर कर सामने नहीं आएगा, लेकिन हाँ, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है सीबीआई की जांच का, तो स्वाभाविक तौर पर आघाड़ी सरकार पर दबाव है, और इसीलिए गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा लेना पड़ा, जो कि इतने दिन से बचाव कर रहे थे। भले शिवसेना के खेमे से ये बात चल रही थी कि इस्तीफा ले लेना चाहिए, लेकिन शरद पवार बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं थे, और वो बाकायदा बचा रहे थे अनिल देशमुख का। और ये चर्चा थी कि अप्रैल महीने में रिसफल होगा और तब उन्हें विभाग बदल दिया जाएगा, लेकिन इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। लेकिन आज उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी पूछा जा रहा है, खास करके कांग्रेस और बाकी नेताओं की तरफ से भी और अंदर खाने, कि आखिर ऐसा क्यों है कि जब परमवीर सिंह ने एक तरह से अनुशासन तोड़ते हुए
अपने ही गृह मंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री से शिकायत तो की, लेकिन वो कोर्ट में भी गए और इस तरह से गंभीर आरोप लगाया है। तो क्यों नहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई अब तक राज्य सरकार ने की, क्यों नहीं कर पा रही है, ऐसा हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही है? तो ये जो बात है ये भी एक कुछ लोगों को खटक रही है। और जो इशारा रविशंकर प्रसाद कर रहे हैं कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, तो क्या बीच में कहीं कोई और भी फंसता नज़र आ रहा है जिसको बचाने के लिए इस तरह से समय व्यतीत किया जा रहा है? जी सोहित, ये सवाल जो उठ रहे हैं कि आखिर शरद पवार के पास क्यों जाना पड़ा उनको परमिशन के लिए, क्योंकि शरद पवार जो हैं वो ही इसमें रोक लगा रहे थे, अड़ंगा लगा रहे थे। और शरद पवार की मर्जी जब हुई तब अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया। अब जो नए गृह मंत्री के नाम का ऐलान होने वाला है और जो खबरें अब आई हैं वो भी शरद पवार के ही एक वफादार लोगों में से एक हैं। तो यहाँ इस खेमे से किस तरह की खबरें हैं? बिल्कुल, देखिए पहले ही दिन से ये तय था कि जो गृह मंत्री का पद होगा वो एनसीपी के पास होगा। और क्योंकि अनिल देशमुख एनसीपी से हैं, इसलिए उन्होंने पहले शरद पवार से मुलाकात की। अजित पवार के साथ जिस तरह से सीबीआई को जब ये पूरे मामले की जांच दी गई, उसके थोड़े समय बाद ही अजित पवार के साथ आप कह सकते हैं कि अनिल देशमुख, जो मेरे पीछे सिल्वर ओक है, यहीं पर शरद पवार रहते हैं, उनकी तबीयत थोड़े दिन से खराब है, हमें पता भी है कि बीच में अस्पताल में थे, वो यहाँ पर आए, उनसे मुलाकात की। और एनसीपी की ओर से कहा जा रहा है कि अनिल देशमुख ने कहा कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं। हालांकि एक खबर ये भी है कि क्योंकि ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, तो शरद पवार ने खुद ही अनिल देशमुख से कहा कि अब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये मामला अब सीबीआई के पास चला गया है। मामले में जांच की जाएगी, 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने की बात की जा रही है। उसके बाद नाम आ रहा है दिलीप वलसे पाटिल का। दिलीप वलसे पाटिल शरद पवार के काफी करीबी हैं। उन्होंने शुरुआत जो अपने पॉलिटिकल करियर की थी वो बतौर शरद पवार के पीए के तौर पर की थी। अभी भी वो कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में। 2019 में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी तब भी उनका नाम चल रहा था, लेकिन अब यह तय माना जा रहा है कि लगभग उन्हें ही अगला गृह मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि वो शरद पवार के करीबी हैं, काफी मैच्योर्ड भी माने जाते हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड भी हैं और काफी सारे पद पर वो रह चुके हैं, इसलिए उनका नाम अभी सबसे आगे चल रहा है। हालांकि इसके बीच एक बड़ा डेवलपमेंट जो अभी हुआ वो ये है कि शिवसेना के नेता, जो बहुत बड़े नेता हैं, जिनका नाम एकनाथ शिंदे है, जो एक कैबिनेट मंत्री भी है, उद्धव ठाकरे के बाद दूसरे सबसे पावरफुल नेता माने जाते हैं, वो अब कुछ समय पहले शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं। उनका कहना तो यह है कि शरद पवार की तबीयत खराब है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। हालांकि जिस तरह से ये टाइमिंग हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि तबीयत खराब थी, इतने दिनों से मुलाकात नहीं की, इसलिए आज ही का दिन इन्होंने चुना उनसे मिलने के लिए। तो शिवसेना की ओर से और क्या कुछ, या क्या वो उद्धव ठाकरे का कोई मैसेज लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं, या क्यों वो यहाँ पर आए हैं, ऐसे कई सारे सवाल हैं। जब वो वापस बाहर आएंगे तब हमारी कोशिश होगी उनसे बातचीत करने की। लेकिन जरूर यहाँ पर लगातार अब कहीं ना कहीं किसी के आने की शुरुआत हो गई है। शिवसेना के बड़े नेता एकनाथ शिंदे यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ आगे होता है ये देखना अहम होगा। लेकिन इसमें एक जो बड़ी बात है, अब तक पिछले 3 महीने में ये दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के जिनको इस्तीफा देना पड़ा था। पहले जो मंत्री हैं संजय राठौड़ थे, वन मंत्री थे, शिवसेना कोटे से आते थे। जब उनको इस्तीफा देना पड़ा था तब ये कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे इनएक्सपीरियंस्ड हैं, वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से सरकार चलाना चाहिए और उसके वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हाँ। लेकिन इस बार जो इस्तीफा हुआ है वो अनिल देशमुख का हुआ है, जो एनसीपी से आते हैं। शरद पवार 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं दिल्ली में अनिल देशमुख के बचाव में। शरद पवार के एक्सपीरियंस को लेकर हमने देखा कि किस तरह से 2019 में जब देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार साथ में आए थे तब भी शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई थी। लेकिन इन तमाम एक्सपीरियंस और इससे पहले जिस तरह से हमने देखा उसके बावजूद शरद पवार अनिल देशमुख को नहीं बचा पाए, अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि राज्य में जो विपक्ष है वो भी कितनी मजबूत है। रही बात सरकार, छोटे सा जवाब सुनील, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग और किस तरह की, जैसा हमने सुना देवेंद्र फडणवीस को भी कहते हुए भी बहुत सारी बातें सामने आनी बाकी हैं। सुनील, अभी ये जो बातें सामने आई हैं, कहा जा रहा है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है और जो बातें अभी सामने खुली हैं, अभी कई परतें बाकी हैं। टिप ऑफ द आइसबर्ग इसको कहा देवेंद्र फडणवीस ने। अब सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं, तो इसमें भी बहुत सारी क्या चीज़ें सामने आई हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है सामने आना। देखिए, बिल्कुल एनआईए की कस्टडी में सचिन वजह है और जब उससे शुरुआती में पूछताछ की थी तब भी उसके हवाले से खबर आई थी, सूत्रों के हवाले से, कि मैं तो एक इस पूरे मामले में टिप ऑफ आइसबर्ग हूँ और बाकी बहुत लोग शामिल हैं। तो उसकी शुरुआत अगर हम देखें तो ये जो पूरा मामला है, जो आरोप लगा है, अभी तक सिर्फ गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम आया है। लेकिन
इसमें साथ में अगर आप देखेंगे तो जोर दिया गया है, जो परमवीर सिंह ने जो अपनी याचिका जोड़ी थी उसमें रश्मि शुक्ला जो कि कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस थी, उन्होंने वो भी जोड़ दिया था उसके अंदर। उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बहुत से मामले थे और वो मामला मुख्यमंत्री तक आया था और मुख्यमंत्री ने उस पर कोई एक्शन लेने के बजाय गृह मंत्री के पास भेज दिया था। तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं और भी लोगों के नाम शामिल होने की बात उभर कर सामने आ रही है और यही इशारा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इस पूरी जांच होगी तो इसमें परमवीर सिंह भी नहीं बचेंगे, परमवीर सिंह का भी जरूर कुछ भूमिका नजर आएगी, क्योंकि सचिन वजह वो उनके खास थे और सचिन वजह को उन्होंने ही संरक्षण दे रखा था। सीधे एक एपीआई होने के बावजूद सीधे परमवीर सिंह को रिपोर्टिंग किया करता था और परमवीर सिंह उस समय मुंबई पुलिस के आयुक्त थे और साथ ही जो भी हो रहा था कुछ तो उसकी जिम्मेदारी उन्हें भी लेनी पड़ेगी। और साथ में गृह मंत्री अनिल देशमुख पे जैसा उन्होंने आरोप लगाया है वो अब चेन ऑफ एविडेंस उन्हें दिखाना पड़ेगा, वो सबूत दिखाने पड़ेंगे। लेकिन क्या और भी लोग इसमें शामिल हैं? जो इशारा है ये है कि सिर्फ बात अनिल देशमुख की नहीं है, इसमें और भी बिल्कुल अनिल देशमुख का नाम सामने आया है, उनका इस्तीफा हुआ है। ये बस एक शुरुआत भर है और बहुत सारे लोग इसमें अभी शामिल हैं जिसपे परतें अभी खुलेंगी। और इस बीच खबर ये भी आई है, हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने जानकारी दी है कि परमवीर सिंह का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। महाराष्ट्र सरकार कोर्ट की तैयारी में है और हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगी शायद ठाकरे सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पर चर्चा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बंगाल चुनाव की, जहां पे समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन टॉलीगंज से टीएमसी उम्मीदवार अरुण विश्वास के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंची। जया बच्चन ने टॉलीगंज में रोड शो किया है। इससे पहले पत्रकारों से भी उन्होंने बातचीत की है और कहा है कि बंगाल महिलाओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। जया बच्चन से बात की है हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने। जया जी कैसे हैं? कैसे हैं? आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आखिरकार आपको आना ही पड़ गया। नहीं आना ही था और आया तो आप बहुत मजबूती से आई हैं। जी, बहुत मजबूती से आई हैं आप। बिल्कुल। और बहुत अच्छी तरह डिफेंड किया आपने। जो सच है उसे डिफेंड करना ही पड़ेगा। और आपको लगता है कि ममता बनर्जी अकेली लड़ाई लड़ रही हैं? बिल्कुल, उनकी पार्टी के साथ और हमारे समाजवादी पार्टी के साथ वो अकेले ही लड़ रही हैं। और आप सबका साथ उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। और बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि वो जया बच्चन के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, उनसे उनके पारिवारिक रिश्ते हैं। जया बच्चन जी समाजवादी पार्टी के सांसद है, उनका समाजवादी पार्टी हमारे साथ तो है नहीं, तो ऑब्वियसली समाजवादी पार्टी का ये दायित्व है और वो इनका पॉलिटिकल वो है कि वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार करे। जया जी बंगाल के हैं, जबलपुर के हैं, मतलब बंगाल के बंगाली है यहाँ के, तो ऑब्वियसली समाजवादी पार्टी के स्टार कैंपेनर के तौर पे जया जी को बंगाल भेजा जाएगा इसमें, और वो आई है। मैं बंगाल में उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन बच्चन परिवार के साथ भले अभिषेक के लिए गाने हो पिक्चरों में, ढाई अक्षर प्रेम के हो, तेरा जादू चल गया हो, कितने पिक्चरें हो। 93 में मेरा करियर की शुरुआत 22 साल की उम्र में कल्याण जी आनंद जी के साथ बच्चन साहब के वर्ल्ड टूर में शुरुआत हुई थी। जो पहला हमने जो मेरा एल्बम मैं सोचता हूँ जिसके लिए MTV अवार्ड मिला था, मेरी बेटी का एल्बम, सब जो है बच्चन साहब वाज काइंड इनफ टू लॉन्च इट फॉर अस। तो मैं घर का रिश्ता इस तरीके का बात तो करूंगा नहीं, लेकिन जया जी को बहुत अच्छे तरीके से बहुत सालों से जानता हूं। जो जिंदगी में पहली बार एक पूरी पिक्चर में गाने का मौका मिला वो भी 1998 में ABCL में 7 रंग के सपने, जूही चावला अरविंद स्वामी के ऊपर आती है तो चल बहुत सुपर हिट हुई थी, नदीम श्रवण की म्यूजिक थी। तो जया जी मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन बंगाल में वो तृणमूल के खिलाफ, तृणमूल के लिए प्रचार करने आएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन कई बार जब स्टार कैंपेनर्स आते हैं वो उस इलाके के जो प्रत्याशी है, अब आरूप दादा हर बार एयरपोर्ट में शॉल लेके और मिठाई लेके और धोती कुर्ता पहन के मुस्कुराहट लेके एयरपोर्ट में इन लोगों को रिसीव किए हैं, गया जी हो, अमिताभ बच्चन हो, फिल्म फेस्टिवल के लिए, तो उनकी वही छवि उनके मन में होगी। वो यहाँ के एक बाहुबली है और जिस तरीके से लोगों के पैसे हड़पे हैं, जिस तरीके इलाके का कोई उन्नति नहीं किया है और पूरा बंगाल का पोस्टर बॉय है, जहां तक कटमनी हो, सिंडिकेट हो, तोलाबाजी हो, हर दुकान, हर ऑटो और हर ठेला, हर छोटे छोटे दुकान, बाजार, सब जगह में जो अरूप विश्वास की जो डिसऑनेस्टी है, जो उनकी छवि है, ये अगर इसके बारे में अगर जया जी को पता होता तो जया जी बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल के स्ट्रेट स्पीकिंग पर्सनालिटी है, तो वो किसी भी हालत में अरूप विश्वास के लिए कैंपेन नहीं करती है, लेकिन कर रही है
ये मुझे कोई इससे हर्ज नहीं है। लेकिन एक चीज आप देख लेना, तृणमूल को जिताने के लिए वो कहेंगे, बीजेपी के खिलाफ भी बोलेंगे, लेकिन बाबुल सुप्रियो के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलेंगे, ये मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ। देश में फिलहाल 45 साल और उससे ज्यादा उम्र वालों को कोरोना का टीका लग रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर उम्र सीमा में रियायत की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि वैक्सीनेशन से उम्र की सीमाएं हटाई जाएं, हर उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, स्कूल, कम्युनिटी सेंटरों में भी टीकाकरण हो। और देश में पहली बार कोरोना के मामले 1 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। इससे पहले सितंबर महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा 97,894 मामले रिपोर्ट किए गए थे। अमेरिका के बाद भारत ही ऐसा देश है जहां एक दिन में लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वायरस के विस्तार को रोकने को लेकर अब रणनीति में भी बदलाव किए जा रहे हैं। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस, अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। इस बार 6 दिनों में ही मामले दुगुने हो गए। 31 मार्च को 53,480, 1 अप्रैल को 72,330, 2 अप्रैल को 81,466, 3 अप्रैल को 89,129, 4 अप्रैल को 93,249 और 5 अप्रैल को 1,03,558 नए मामले रिपोर्ट हुए। अगले 24 घंटों में स्वास्थ्य मंत्रालय की सेंट्रल टीम महाराष्ट्र और पंजाब का दौरा करेगी। इस टीम में 3 से 4 लोग शामिल होंगे और ऐसी कई टीमें बनाई जा रही हैं। इन 2 राज्यों के हर प्रभावित जिले का ये टीम दौरा करेगी। प्रभावित जिलों में माइक्रो कंटेनमेंट की रणनीति अपनाई जाएगी। ध्यान राइजिंग ट्रेंड वाले दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, यूपी जैसे राज्यों पर भी है। दवाई और कड़ाई के बीच अब मसला ढिलाई का है। अनदेखी होती रही और आंकड़े बढ़ते चले गए। वायरस को रोकने का कोई नया फॉर्मूला नहीं, जो उपाय हैं बस उन्हीं को अमल में लाना है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। 24 घंटे में 11,000 पार कोविड के मामले देख रही मुंबई में अब खून की कमी हो गई है। कोविड के डर, वैक्सीनेशन और लगातार बढ़ती गर्मी के कारण डोनेशन कैंप में सिर्फ 20 से लेकर 50 खून की बोतलें ही जुट पा रही हैं। पहले ये संख्या हजारों में होती थी। मरीज ऐसे कैंपों में आस लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन हर ब्लड ग्रुप की कमी है। कोरोना की मार के बीच मुंबई शहर एक बार फिर खून की कमी झेल रहा है। सोशल मीडिया ब्लड की खोज वाले ऐसे संदेश से पटा पड़ा है। ब्लड डोनेशन कैंप में जहां हजारों बोतलें खून डोनेट हो जाया करती थीं, अब 20 से 50 बोतलें ही जुट पा रही हैं। कोविड के डर, वैक्सीनेशन जैसे कई कारण हैं। सब ब्लड ग्रुप की कमी है। रिपीट वही है कि सबसे मेन बाहर गर्मी बहुत है। सेकेंड सबसे मेन है तो वैक्सीनेशन चालू है। वैक्सीनेशन देने के बाद 28 दिन ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। बहुत से लोगों की कि जैसा अभी दिन ब दिन थैलेसीमिया के पेशेंट है, सिकल सेल के पेशेंट है, जो बच्चे हैं उनको ब्लड लगता है। ब्लड की हमेशा रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के लिए हमेशा मुंबई में ब्लड डोनेशन कैंप्स होते रहते हैं, लेकिन ये वैक्सीनेशन या कोविड की वजह से बहुत से लोग आगे आके खुल के डोनेट नहीं कर पा रहे। अस्पतालों में ब्लड की कमी को देखते हुए मुंबई के भिंडी बाजार में जायंट ग्रुप ने ब्लड कैंप लगाया, जहां अपने बच्चे के लिए ब्लड की उम्मीद में अजीजा भी पहुंची। मेरा लड़का 18 साल का है, जो कि एक थैलेसीमिया मेजर पेशेंट है, जिसको हर 15 दिन में हमें ब्लड देना पड़ता है। और अभी सेकेंड पैंडेमिक वेव आने की वजह से हमको ब्लड की बहुत दिक्कत हो रही है। तो मेरे बच्चे जैसे और भी हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी में और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ब्लड नहीं मिल पा रहा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी सिटीजन से कि प्लीज ब्लड डोनेट करें। इम्तियाज भी बताते हैं कि अपनी मां के लिए 4 दिन भटकने के बाद ओ पॉजिटिव ब्लड मिल सका। मेरी अम्मी जो हबीब हॉस्पिटल में एडमिट थे और 10 दिन से एडमिट है, उनको ओ पॉजिटिव खून की ज़रूरत थी, लेकिन वक्त पे वो मिला नहीं। बाद में हॉस्पिटल ने इंतजाम किए, लेकिन हम लोग 3-4 दिन बहुत
भागम दौड़ी की है, लेकिन कहीं से अरेंजमेंट नहीं होता था। तो हबीब हॉस्पिटल ने कहीं से अरेंजमेंट किया 4-5 दिन की वजह से। तो वैसे भी बॉम्बे में खून की बहुत कमी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री की अपील के अलावा महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने भी हाल में ही रक्तदान कर लोगों से सोशल मीडिया पर ब्लड डोनेट करने के लिए गुजारिश की है। बढ़ते मामलों के साथ अब बीते साल की तकलीफें भी लौटने लगी हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ में घायल एक जवान का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जवान कह रहा है, उसे कहते हुए सुना जाता है, मैं अनिल कुमार दुबे, आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा। मुठभेड़ में हमारे कई साथी मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि कल नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 22 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जबकि एक जवान अभी भी लापता है। इस मुठभेड़ में 10 नक्सली भी मारे गए हैं। ये हमारे टुआसी सर हैं, हमारे बहुत सारे लोग मारे गए आज। मैं अनिल कुमार दुबे, आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा, हमारे बहुत सारे दोस्त मारे गए हैं। कुछ बचे हुए हैं जो जा रहे हैं इलाज के लिए। ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं, जहां पर इतने सारे जवान शहीद हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। इसके बाद गृह मंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी की है। वो नक्सली मुठभेड़ में घायल जवानों से भी मिलने पहुंचे और कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाया जाएगा। डीआरजी, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं भारत सरकार की ओर से, पूरे देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। भारतीय रेल के इंजीनियर ने आज दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल पर मेहराब रखने का काम पूरा करके एक बड़ी तकनीकी सफलता हासिल की है। आईफिल टावर से बड़े इस रेलवे पुल के जरिए अब अगले साल तक कश्मीर रेल के जरिए देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। चिनाब नदी पर बन रहे रेलवे पुल का आखिरी मेहराब भी सोमवार को रख दिया गया। भारतीय इंजीनियरिंग का ये नायाब कारनामा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया के जरिए रेल मंत्री से लेकर दुनिया भर के लोगों ने देखा। चिनाब नदी पर बन रहा 467 मीटर ऊंचा ये पुल एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। आर्च तकनीक पर बना ये दुनिया का पहला सबसे ऊंचा पुल है। जो आर्च तकनीक है ये 2000 साल पुरानी तकनीक है और रोमन्स के वक्त ये आर्च तकनीक उन्होंने इजाद किया था इसको।
और एक मेहराब, पहले वो पत्थर काट कर एक मेहराब की तरीके से उसको जोड़ते और फिर एक जो है एक विशाल पत्थर से उसको कनेक्ट कर देते। चिनाब नदी पर तकनीकी जटिलता के लिहाज से आर्च रखने को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा था। आर्च ब्रिज में आर्च ब्रिज की जान होती है, तो उस लिहाज से ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। आर्च कंप्लीट हो गई है। अब ये आर्च इसका अकेला लोड बेयरिंग मेंबर है और लोड बेयरिंग मेंबर कंप्लीट होने के बाद बाकी निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो हमें आशा है कि लगभग 1 वर्ष में हम इस ब्रिज को कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरह। श्रीनगर उधमपुर बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट की शुरुआत 2002 में हुई थी। 272 किलोमीटर के इस रेल प्रोजेक्ट में 161 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। बाकी कटरा से लेकर बनिहाल तक 111 किलोमीटर रेल मार्ग में से 87 किलोमीटर सुरंग है। अब चिनाब रेलवे ब्रिज बनने से 2022 तक कश्मीर रेल मार्ग के जरिए भारत से जुड़ जाएगा। इस पुल के निर्माण से जम्मू एवं कश्मीर भारत के विभिन्न भागों से जुड़ जाएगा तथा रेल यात्रियों को एक नया, सीधा, तीव्र गति का रेल संपर्क मिल जाएगा और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर एवं व्यापारियों के लिए व्यापार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। इस रेलवे प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व का माना जा रहा है क्योंकि इसे जिस इलाके से गुजरना है उसके एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरहद है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो इस वक्त देश की बात में इतना ही। नमस्कार।